आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये अपने आप में ही बहुत अनोखी है। जब भी हम लोग भूत प्रेत का जिक्र करते हैं तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि भाई कोई इंसान कहीं पर गया, उसको भूत प्रेत मिल गए और उससे उसने छुटकारा पाने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन आज की कहानी में जिस शख्स के साथ में ये घटना घटी है, वो लिटरली यहाँ पे उस कमरे में सोया है कुछ 1-2 महीने तक, जहाँ पर भूत मौजूद था। उसको पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसको जानने के बावजूद भी उसने कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं निकाला। और जब उसे सच पता चला तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर ये चीज़ मुमकिन है कैसे। तो आज की कहानी है रोहित के बारे में। रोहित का एक गांव था राजस्थान में, और वहाँ पर वो बचपन में बहुत जाया करता था। जब भी समर हॉलीडेज़ हो गई या विंटर हॉलीडेज़ हो गई तो राजस्थान में जा कर के वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करता था। उसका एक पर्सनल रूम भी था। घर बहुत बड़ा था, कुछ वहाँ पर 5-7 कमरे थे, और एक कमरा जो था वो ही आप समझ लीजिए कि नॉर्मल जो शहरों में कमरे होते हैं उसके 2-3 कमरे के बराबर एक कमरा था। तो ऐसे 5-7 कमरे। उधर रोहित का अपना पर्सनल भी कमरा था, और वहाँ पर एक बेड था। उस बेड पे वो सोता था। और उस बेड की एक खास बात बता देता हूँ, वो बेड ना ज़मीन से काफ़ी ऊपर था। मतलब नीचे के जो उसके पाए थे वो इतने ऊंचे थे कि उसके नीचे 1-2 इंसान आराम से चले जाएं, इतनी जगह थी। तो छुपन छुपाई वगैरह सब कुछ वो लोग खेला कर देते थे, और ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। एक वक्त के बाद में रोहित ने यहाँ पर राजस्थान जाना छोड़ दिया। जब वो बड़ा हो गया, उसके नए दोस्त बन गए, दिल्ली में वो रहता था और उसको यही माहौल पसंद आने लगा। कुछ उसकी उम्र हो गई यहाँ पर 25-26 साल के आसपास। अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं वापस राजस्थान चला जाता हूँ। और पेरेंट्स भी उसके बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम लोग उस घर में नहीं गए। उस घर में कोई भी अनहोनी नहीं थी। ऐसा नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम पहले आई हो या फिर किसी तरीके से उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार जब वो लोग गए तो सिचुएशन कंप्लीटली बदल चुकी थी। इस बार जब वो वहाँ पर गए तो उनके मामा, रोहित के जो मामा थे, वो उस घर की देख रेख करते थे और वो भी वहाँ पे रहा करते थे। उन्होंने आते ही अपनी बहन को, यानी रोहित की माँ को, ये बात कही, दीदी ये रोहित का जो कमरा है ना, इसमें आप मत जाना, और हो सके तो रोहित को भी मना कर दीजिए। वो बड़ा हो चुका है और अब वो समझदार है तो समझेगा। उन्होंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है उस कमरे में? तो वो कहने लगे उस कमरे में आवाज़ें आती हैं, अजीब किस्म की आवाज़ें। लगातार ऐसा लगता है कि जैसे कोई नॉक कर रहा हो और कोई यहाँ पे मदद की गुहार लगा रहा हो। ये आवाज़ें आती हैं, और मैं तो भाई अब उस घर में जाता हूँ नहीं, मैंने तो किसी नौकर वगैरह को वहाँ पे रख दिया है। तो वो मुझे ये बात बताता है, उन्होंने घर मामा के भरोसे भी छोड़ा था, लेकिन मामा ने वो घर खाली कर दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बताऊँगा मैं आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये क्या मतलब, इशू क्या है, कि किस तरीके की आवाज़ है? उन्होंने कहा पता नहीं, कोई मदद मांगता है, शायद कोई लड़की है जो इस तरीके से गुहार लगाती है। हमने बहुत पंडितों को दिखा लिया, किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा, उस कमरे में आप मत जाइए। और कमाल की बात अब आप सुनिए, अगर आप उस कमरे में चले जाएं, उधर आप सो जाएं या फिर उधर आप पूजा पाठ भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करेंगे तो वहाँ पे मूर्तियाँ वो टूटनी शुरू हो जाएंगी या फिर कोई चीखेगा चिल्लाएगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप में से कई लोग शायद इस बात पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर मंदिर वहाँ पर है, उस रूम में भी मंदिर था, तो यहाँ पे भूत प्रेत कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? इसका मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। भांगड़ में जब आप एंट्री लेंगे ना, तो वहाँ पे मंदिर है जिसकी आज भी पूजा होती है। फिर भी आप लोग जानते हैं कि भांगड़ इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। मंदिर के होने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, मंदिर में शक्ति कितनी है ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बालाजी मंदिर है, उसकी अपनी अलग शक्ति है। वैष्णो देवी है, उसकी अपनी अलग शक्ति है। ऐसे भी मंदिर हो सकते हैं जो रोड के साइड में हो, जिनके तरफ कोई देखता ना हो और उनमें शक्ति बहुत हो। मंदिर की स्थापना करने से ही सब कुछ नहीं होता, उधर शक्तियों को जागृत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें जो थी रोहित के कानों में भी पड़ी। रोहित ने कहा अच्छा, तो उसी बेड के ऊपर ये सब प्रॉब्लम होती है? उन्होंने कहा। रोहित वहाँ पर कमरे में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि दम घुट रहा हो, एक अजीब बदबू आ रही हो, या कोई साया इधर मंडरा रहा हो, या कुछ कान में कोई बोल गया हो, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। वो सारी यादें उसकी ताज़ा हो गई जो बचपन में थी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भाई इधर रहूँगा, घर वाले चाहे कुछ भी बोले। और राजस्थान से वो अच्छे से वाकिफ़ था कि यहाँ पर तो भाई हर घर में एक ना एक हॉरर स्टोरी तो मौजूद है, किसी ना किसी के साथ तो ये सब कुछ हुआ ही है। उसने इन बातों को जाने दिया। आज की रात वो सो रहा था,
सोते सोते एक खटपट से उसकी नींद टूट गई, और वो खटपट जो हो रही थी वो हो रही थी बेड के नीचे। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि उस बेड के नीचे इतना स्पेस था कि कोई भी इंसान आराम से जा सकता था। रोहित ने नीचे झुक करके, मुंह नीचे झुका करके देखा तो बेड के नीचे कोई नहीं, लेकिन वो आवाज़ जो थी वो अभी भी आ रही थी। ऐसा नहीं कि जैसे रोहित उठा तो आवाज़ बंद हो गई, नहीं, पहले धीरे धीरे फिर तेज तेज नॉक होने लगी। रोहित इस वक्त पे डरे नहीं, और ना ही उन्होंने घर वालों को बोला। उन्होंने बस ये कहा, मुझे शांति से सोने दो, मुझे दुखी मत करो। बस उन्होंने इतना कहा, वो आवाज़ बंद। इसके आगे कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। 2-4 दिन उन्होंने ऐसे ही इस चीज़ को नोटिस किया कि जब भी वो आवाज़ को बंद करने की बात कहते थे तो आवाज़ चली जाती थी। उनको लगता था कि जो भी यहाँ पे साया वाया है वो किसी को दुखी नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिचुएशन यहाँ पे और बुरी होने वाली थी। अब वो आवाज़ जो थी नॉक नॉक की, वो उनके कहने से भी बंद नहीं होती थी। रोहित को मजबूरी में लाइट चलानी पड़ती थी, और जैसे ही लाइट चलती थी वो आवाज़ गायब। अब जब लाइट चलती तब जाकर के वो आवाज़ शांत होती। रोहित को ये सारी बातें अब अपने घर वालों को बतानी ही पड़ी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। घर वालों ने उन्हीं मामा से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो इस घर को अच्छे से जानते थे, और उनको ये सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक पंडित को भेज देता हूँ, लेकिन दीदी कुछ होगा नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है, और मैं तो यही हिदायत दूंगा, आप उस रूम को खाली कर दो। वहाँ पे पता नहीं जो भी एंटिटी है उसने घर बना लिया है, और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आप ज़्यादा देर तक ऐसी जगहों पर रुकें तो वो आत्माएं जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं, और फिर वो आपकी जान की भी प्यासी हो जाती हैं। तो मैं तो यही हिदायत दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उस रूम को खाली कर दो। पंडित को बुलाया गया। पंडित ने सब कुछ चेक कर लिया। उसने कहा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रोहित और मामा ये दोनों लोग ये बात बोल रहे थे कि प्रॉब्लम है, लेकिन पंडित आकर के कहता था कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं नॉर्मल पूजा पाठ कर देता हूँ, और हद से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी इतनी बड़ी नहीं है जिसको लेकर के आप इतने टेंस्ड हैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। रोहित ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इस रूम को खाली कर देता हूँ। अब वो दूसरे रूम में यहाँ पे सोने लगे। दूसरे रूम में जब वो सोते थे तो उन्हें एक लड़की का सपना आता था जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, और उस लड़की का चेहरा जो था फटा हुआ था, मतलब कि किसी ने उसको यहाँ पे मारा था, उसके यहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, और वो सिर्फ रो रही थी। सुबक सुबक के वो रो रही थी। रोहित उससे पूछना चाहते थे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो सपने में कुछ नहीं बताती थी, बस थोड़ी देर रोती और उसके बाद चली जाती। रोहित को लगा कि इन सारे सवालों के जवाब मुझे उसी रूम में मिलेंगे। वो उस रूम में दोबारा से सोने लगे, और इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करता हूँ, मैं इस बेड को ही हटा दूँ। अगर इस बेड को हटा दूंगा तो ये सारी प्रॉब्लम ही चली जाएंगी। उन्होंने उस बेड को बेच दिया। उन्होंने कहा ये बेड में ही दिक्कत होगी और इस बेड को मैं निकाल देता हूँ। बेड निकालने के बाद में भी ये प्रॉब्लम उस घर से नहीं गई। बेड चला गया। नया बेड जब आया तो उसके नीचे भी ऐसे खटखट की आवाज़ आने लगी। वो बेड नॉर्मल था कि उसके नीचे कोई एक इंसान जा नहीं सकता था, लेकिन तब भी उसके अंदर से खटपट की आवाज़ आती थी, और इस बार तो किसी लड़की की रोने की आवाज़ भी वहाँ से आ रही थी। रोहित और उसके परिवार वालों ने यहाँ तक भी कर लिया कि उस घर की खुदाई भी करवा ली, ज़मीन को भी चेक कर लिया कि इसके नीचे कोई लाश वगैरह गड़ी हो, किसी की मौत वगैरह हो गई हो, हमारी एब्सेंस में न जाने किसी ने यहाँ पे कुछ कर करा दिया हो, या कोई काला जादू या कुछ ऐसा हो, तो हम भाई कम से कम इसके छुटकारा तो पा लें, क्योंकि पंडित वगैरह तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था कि पंडित क्यों नहीं बता रहे, मैं आपको आगे बताता हूँ। उन्होंने पूरी ज़मीन खुदवा ली, नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी, कोई लाश नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस रूम के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। और अब एक कनेक्ट बन चुका था उस आत्मा का रोहित के साथ में, कि जहां पर भी रोहित जाता था, रोहित को वो लड़की अपने सामने दिखाई देती थी। अगर वो राजस्थान में या मार्केट में जा रहा है तो उसको वो लड़की सामने खड़ी हुई दिखाई देगी, जो कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ रोती थी और अचानक से गायब। रोहित ने कई बार अपने मामा से ये बात पूछी कि मामा आप आखिर उस घर में आते क्यों नहीं हो, कोई तो वजह होगी कि आप उस घर में नहीं आते हो। उन्होंने कहा बेटा मैं इन सब बातों से ना बहुत डरता हूँ, और मैं तो इन सब चीज़ों से पंगा नहीं ले सकता। देखो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ चल रहा है तो तुम वापस दिल्ली चले जाओ, यहाँ पे मत रहो। वो बहुत ज़्यादा इधर फोर्स करते थे कि तुम दिल्ली चले जाओ, लेकिन रोहित और उनके परिवार वाले मानते नहीं थे। वो अब जड़ तक जाना ही चाहते थे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। एक रात रोहित जब यहाँ पर सो रहे थे, उनका एकदम से दम घुटने लगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें लग रहा था शायद ये सपना है, लेकिन उनका दम इतना ज़्यादा घुट गया कि अचानक से उनकी आंखें खुली। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वही लड़की उनकी छाती के ऊपर बैठी हुई है और उनके गले को दबा रही है, और इतनी तेज़ दबा रही है जिससे रोहित लगभग यहाँ पे अनकॉन्शियस होने वाले थे। न जाने क्या हुआ, अचानक से उस लड़की ने यहाँ पे गले पे से ढील छोड़ दी और रोहित की सांस वापस आई। रोहित ने आज पहली बार उस लड़की को इतना वायलेंट देखा था। वो कभी कुछ नहीं कहती थी, इस बार वो कुछ बोली और उसने कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार अपने मामा को इधर ले आओ। इस वक्त पर सारी सिचुएशन लगभग क्लियर हो चुकी थी कि इन सब चक्रों के पीछे मामा का ही हाथ है। रोहित ने अपने मामा को कहा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये हुआ क्या है। मामा कह रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं, और मैंने तो तुम्हें पहले हिदायत दी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बार बार रोहित के कहने के बाद में फाइनली मामा इस घर में आ ही गए, और जब वो आए वो यहाँ पे आंगन में आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ अब बताओ कौन सी वो आत्मा है जो मेरे से यहाँ पे बदला लेना चाहती है, और क्यों लेना चाहती है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने पूरा घर छान मारा, इस बार वो लड़की उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी, ना ही रोहित को दिखाई दी। लेकिन वो उस कमरे में जाने को तैयार नहीं थे, अब भी वो उस कमरे में नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तेरी सारी बात रख ली रोहित, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और मुझे तो चुपचाप से जाने दे। रोहित के मामा वहां से चुपचाप चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। अगले दिन अचानक से रोहित की मॉम जो रूही थी, उनकी तबीयत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई। तबीयत खराब से कहने का मतलब मेरा ये है कि वो कोई बीमार वगैरह नहीं हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी के अंदर कोई दूसरी स्पिरिट यहाँ पे आ चुकी है। वो बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, अपने बालों को यहाँ पे नोच रही थी, अपने मुंह को बहुत बुरी तरह से नोच रही थी। उनके नाखून के निशान उनके मुंह के ऊपर पड़ चुके थे, उन्होंने अपने कपड़े तक फाड़ लिए थे, और रोहित को देखते हुए बहुत बुरी तरह से खुर्रा रही थी। इतने में वो अचानक से भागी, भागते भागते वो एक यहाँ पर पत्थर से टकराया। वो इतनी तेज जमीन पे गिरी कि उनके पैर की हड्डी वहीं टूट गई। यहां तक भी सब कुछ ठीक था, कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से बैठी, बिल्कुल चुपचाप वो बैठ गई। रोहित और अपने हस्बैंड की तरफ उन्होंने देखा और उसी टूटी हुई टांग की उंगली को पकड़ के इतनी तेज मोड़ दिया कि लगभग वो उंगली जो थी वो उखड़ने वाली थी। सब लोगों ने उनको यहाँ पे पकड़ा और पकड़ करके बांध दिया। अब रोहित को यहाँ पे लग चुका था कि मामा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और इन सब बातों के पीछे मामा का डायरेक्टली हाथ है। वो आत्मा न जाने क्यों रोहित को सपने में कुछ नहीं बता रही थी, इसके बारे में तो आज तक भी कोई क्लैरिटी उनको नहीं है। उन्होंने मामा को फोन करके कह दिया कि ऐसा ऐसा ये सब कुछ हो चुका है, आप फटाफट से यहाँ पे आ जाइए। मामा आने को तैयार नहीं था, जबरदस्ती उस इंसान को यहाँ पर लाया गया और ला करके उनकी हालत दिखाई गई। जब उनकी हालत दिखाई गई तब भी उस वक्त पे मामा को कुछ नहीं हुआ। उसने पंडित वगैरह को बुला दिया, पंडित ने यहाँ पे थोड़ी झाड़ फूक वगैरह करी और वो चला गया। उसने कहा ये आत्मा जो है ना, ये 3-4 दिन के अंदर अंदर यहाँ से चली जाएगी। बार बार एक ही पंडित आता था, लेकिन वो मामा आज भी उस रूम में जाने को तैयार नहीं था। रोहित जबरदस्ती उस मामा को उस रूम के अंदर लेकर के गया। जैसे ही वो उस रूम में गया, लिटरली रोहित ने और उसके फादर ने जिस चीज को देखा उसको वो आज तक भी भुला नहीं सकते। उन्होंने देखा कि रूम का फर्नीचर अपने आप अपनी जगह से इधर उधर होने लगा, और अचानक से जो टेबल थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई और दीवार से टकरा के गिर गई। जैसा आपने बहुत सी हॉन्टेड वीडियोस में भी देखा होगा जो यूट्यूब पे अपलोडेड होती हैं, जिसके अंदर दिखाते हैं कि अचानक से बुक शेल्फ के अंदर से बुक्स वगैरह गिरने लग गई। सेम उसी तरीके से हो रहा था। एक बच्ची की, कुछ 10-12 साल की बच्ची की बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी। इतनी तेज वो आवाज थी कि सभी लोगों को अपने कान के ऊपर हाथ रखना पड़ गया, तब भी वो आवाज यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रही थी। रोहित ने देखा कि किसी ने उसके मामा के यहाँ पे बाल पकड़े और पकड़ करके उनके सर को 3 बार दीवार में खींच खींच के मारा।
कोई वहां पे स्पिरिट नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई लड़की अचानक से प्रकट हो गई हो या उसने ऐसा मारो, नहीं, अचानक ही उस आदमी के सर को किसी ने बहुत तेज तेज मारा और वो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। वो जैसे ही रूम से बाहर भागा, उसकी टांग को किसी ने यहाँ पे पकड़ा और वो जो नया बेड अब आ चुका था पुराने बेड की जगह पे, उसी बेड पे उसको बहुत तेज यहाँ पे किसी ने पटक के मारा। वो बेड जो था वो बीच में से चिर गया। लक्कड़ का बेड इतना मजबूत बीच में से यहां से नीचे से टूट गया और इतना स्पेस अब बन चुका था कि फाइनली एक इंसान अंदर जा सके। रोहित ने अपने मामा का हाथ पकड़ा और उनको पकड़ के उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश करी, तो किसी ने उनको भी बहुत तेज यहां पे धक्का मारा और रोहित अनकॉन्शियस हो गए। रोहित को याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। रोहित के फादर जो थे वो लगातार रोहित को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहित होश में नहीं थे। जब रोहित की यहाँ पे आंख खुली तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि उनकी मॉम तो अभी भी एक रूम में बंदी हुई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। बस उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट थी जिसके चलते वो अभी भी करहा रही थी। उनके फादर के सर पे चोट लगी हुई थी और रोहित की भी जो उंगली थी उस पर थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। जब वो उठे, उन्होंने अपने फादर से अपने मामा के बारे में पूछा तो उसके फादर ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अचानक ही तेरे मामा की यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जब मैंने उस आदमी के शव को बाहर निकाला तो मैंने देखा था कि उसका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ था और वो आदमी यहाँ पर मर चुका था। उसके बाद बेटा सब कुछ शांत हो गया। जैसे एक तूफान के बाद एक शांति होती है, बिल्कुल वैसे ही एक शांति यहाँ पे आ चुकी थी। और इसी वक्त पे तुझे होश आ गया, मैं तेरी माँ को खोलने जा रहा हूँ, तू चल मेरे साथ में। उन्होंने अपनी माँ वगैरह को खोला और उनके यहाँ पे मरहम पट्टी वगैरह कराई। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब यहाँ पे मामा तो मर चुका था, लेकिन वो पंडित अभी भी जिंदा था। उस पंडित को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे पुलिस को भी बुलाया गया और उस पंडित से पूछा गया कि आखिर ये सारा मामला था क्या, सच सच बता कि तूने और उस मामा ने यहाँ पे क्या किया था। तो उसने बताया कि जब आपने इस रूम को छोड़ा था तो यहाँ पे एक लेबर की बच्ची थी, जो पास में एक मकान बन रहा था। जब रोहित इस घर को छोड़ के गए थे तो आसपास ज़्यादा कुछ था नहीं, उसके बाद बहुत सारे मकान बन गए थे। वो लेबर की बच्ची जो थी 10-11 साल की थी, उसको देखते हुए उस मामा की नीयत यहाँ पे फिसल गई थी। उसकी शादी वगैरह नहीं हुई थी और वो जवानी से ही ऐसा था कि वो लड़कियों पे गंदी नज़र रखता था। उसने कहा कि उस शख्स ने उस लड़की का यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या किया उसके साथ में, और उसी बेड के नीचे उसने ये सब कुछ किया था जो रोहित का बेड था। वो लड़की चिल्लाती थी, चीखती थी और कुछ 2-3 बार तक जब उसने ये सब कुछ किया तो उस लड़की की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कहा कि मैं यहाँ पे अपने माँ बाप को बता दूंगी या फिर पुलिस वगैरह में चली जाऊंगी। तो उसने उस लड़की का सर फोड़ दिया और उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया। तब से ही ये सारी चीज़ें इस कमरे के अंदर होती थी और उसने मुझे यहाँ पर बुलाया था और मैंने यहाँ पे पूजा पाठ करके उस आत्मा को इसी कमरे में बांध दिया था। इसी के चलते वो मामा जो था वो कभी भी इस रूम में नहीं आता था, क्योंकि मैंने उसको साफ ये बात बोली थी कि अगर तुम इस रूम में जाओगे तो हो सकता है वो आत्मा तुम्हें जान से मार डाले। और उस पंडित ने ये भी बात बताई कि बार बार मैं इसलिए ही यहाँ पर आता था, तुम्हारे मामा ही मुझे यहाँ पर भेजते थे और मैं आकर के बस ये बात बोल दिया करता था कि इस रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी और मैं बस तुम लोगों को यहाँ पे धोखे में रखता था और मैंने ही उस आत्मा को यहाँ पर बांधा था। उसकी यहाँ पे गिरफ्तारी वगैरह हो गई थी क्योंकि उसने इस जुर्म वगैरह को छुपाया था। थोड़ी बहुत उसको सज़ा वगैरह जो हुई थी वो हुई थी। बाकी यहाँ पर वो मामा जो था उसने ये सब कुछ किया था और इसी के चलते वो कभी भी इस रूम में एंटर नहीं करता था। अब सबको लगा कि यहाँ पे जो वो आत्मा है वो जा चुकी है और उसको अपना बदला मिल गया, तो अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी। रूम में जितना भी सामान वगैरह था उसको वापस से अपनी जगह पे रख दिया गया। रोहित ने सोचा कि चलो मैं दिल्ली चला जाता हूँ और बाद में फिर कभी वापस राजस्थान आऊँगा। 3 साल के बाद अब वो दोबारा राजस्थान आते हैं और उसी रूम में वो रुकते हैं जो उनका रूम था। वो सारी यादें उनकी दोबारा से ताज़ी हो जाती हैं कि क्या क्या पिछली विजिट में उनको यहाँ पे झेलना पड़ा था। वो सारी यादें उनकी ताज़ा हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं पास्ट को बुला करके आगे यहाँ पे बढ़ जाता हूँ। जब वो उस रूम में दोबारा से रुके, इस बार फिर से उनके दीवान के नीचे एक नॉक नॉक की आवाज़ आने लगी। इस चीज़ को महसूस करते ही रोहित के पांव तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर अब क्या दिक्कत है। रोहित ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि कोई मुझे ऐसा तांत्रिक या ऐसा साधु बताओ जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को दूर कर सके। तो एक यहाँ पर महिला तांत्रिक थी जिसको बड़ी अम्मा के नाम से जाना जाता था।
उसके संपर्क में रोहित आए और उनको सारी बात उन्होंने A to Z बताई और उनसे ये पूछा कि आखिर वो आत्मा अभी तक गई क्यों नहीं है। बड़ी अम्मा जब यहाँ पर आई, उन्होंने ये कहा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मुक्त अपने आप से नहीं हो पाती, उन्हें मुक्ति का रास्ता ही नहीं मिलता। मुक्त तो ये हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी इस चीज को जानकर के आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक इस आत्मा को किसी ने कैद क्यों नहीं किया। ये इसकी किस्मत समझ लो या कुछ भी, क्योंकि इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं इनको बहुत आसानी से कैद में लिया जा सकता है और इस तरीके की आत्माओं को काले जादू के अंदर या किसी के घर को तबाह करने के लिए बहुत आसानी से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा क्रियाक्रम वगैरह हुआ, पूरे यहाँ पे यज्ञ वगैरह हुए, कुछ 11 दिन का यज्ञ यहाँ पे चला और फाइनली उस लड़की को यहाँ पर मुक्ति मिल गई। रोहित के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यही थी कि 3 साल तक उसकी यहाँ पर मुक्ति और डिले हो गई। अगर रोहित वहाँ पर रुक जाते उस सब कांड के बाद में भी, तो शायद ये चीज़ें बहुत पहले ही उनको पता चल जाती और वो आत्मा यहाँ पर मुक्त हो जाती। उन्होंने अपने मामा के बारे में पूछा कि उसको मुक्ति मिली या नहीं मिली, क्योंकि उसका तो यहाँ पे क्रियाक्रम वगैरह अच्छे से हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ उसको मुक्ति मिल चुकी है, उसको जहाँ पर जाना था वो जा चुका। लेकिन दुख की बात यही है कि बदले के बाद में भी ये लड़की यहाँ पर कैद रही। उसके घर वालों के बारे में जब पता किया गया तो पता चला हाँ उसके घर वाले लेबर ही थे और उनकी बेटी गायब हो चुकी थी और उनको मालूम भी नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। रोहित और उनके परिवार वालों ने कुछ उनको यहाँ पर 5-5.5 लाख रुपए पैसे भी दिए और उनको सारी सच्चाई भी बताई कि ये सब कुछ हुआ था आपकी लड़की के साथ में और ये सब कुछ भी हमें झेलना पड़ा था। रोने के अलावा अब उनके पास में कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सच से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता था। आज ये बातें जो हैं कुछ 11 साल पुरानी हो चुकी हैं। अभी भी वो रूम यूज़ में है, अभी भी वहाँ पे पूजा पाठ होती है, लेकिन किसी की प्रेजेंस किसी को भी यहाँ पे फील नहीं होती। जब उस लड़की की मुक्ति हुई थी तो पहली बार वो लड़की मुस्कुराते हुए रोहित के सपने में आई थी। उसने हाथ भी जोड़े थे और उसने माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था कि मैंने आपके परिवार को बहुत दुख पहुंचाया, शायद बदले के ही चलते मैं इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बस एक ही बार उसका सपना आया और उसके बाद वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। आज भी वो घर है, आज भी रोहित यहाँ पर है और आज भी उनका परिवार जो है वो खुशहाली से वहाँ पे ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उस दुख को वो कभी भुला नहीं सकते। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।